उसमें बीजेपी के अंदर आप किसी को नहीं कह सकते कि सेकुलर है, ठीक है, कोई उसमें आप अखिलेश जी सेक्युलरिज्म के विषय में बात करना कम से कम अब आपके लिए बेमानी है। 2 दिन पहले जगदीश टाइटलर जी पे पुनः मुकदमा हो रहा है, 8000 सिख बंधु मारे गए। अभी आप बोल लीजिएगा, आप लोग अखिलेश आप रुख हम करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि पीएम पद को लेकर जेडीयू बीजेपी को 6 से 7 महीने का वक्त देगा, यानी कि 6 से 7 महीने के अंदर अब बीजेपी को डिसाइड करना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कौन है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, यानी कि कयास जो पहले से ही काफी ज्यादा लगाए जा रहे थे कि लगातार जेडीयू की ओर से ये मांग भी की जा रही थी कि बीजेपी अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि आखिर आगामी लोकसभा चुनावों में उसकी ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, और अब इसके लिए बाकायदा 6 से 7 महीने का वक्त दिया जाएगा। हमारे साथ दीपक जी बने हुए हैं। दीपक जी, 6 से 7 महीने का वक्त अब जेडीयू की ओर से दिया जा रहा है बीजेपी को, उसके बाद डिसाइड करके फिर अभी ये सोर्सेस से खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है जी दीपक जी। ऋचा, मुझे लगता है कि हमको इस पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 6 से 7 महीने का वक्त अगर देते हैं तो आज आप जोड़ना शुरू कर लीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जब नवंबर तक पहुंचेंगे तब 4 राज्यों के इलेक्शन हो रहे होंगे, जिसमें दिल्ली होगा, जिसमें राजस्थान होगा, जिसमें मध्य प्रदेश होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ होगा, और साथ में नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य होगा और राजस्थान भी होगा। ऐसे हालात को देखते हुए अगर उस वक्त पीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे तो बीजेपी में क्या हालात रहेंगे, अगर उस वक्त पीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे तो आगे की तैयारी कैसे होगी, कैसा नया पीएम कैंडिडेट अपनी टीम तैयार करके खड़ा होगा। तो हमें लगता है हमको इस बारे में इंतजार करना चाहिए, तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक उनका फाइनल रेजोल्यूशन ना आ जाए। हो सकता है जिस टाइम फ्रेम की बात हम लोग कर रहे हैं या जो टाइम फ्रेम हम सूत्रों के हिसाब से चला रहे हैं वो तय हो और वो रेजोल्यूशन के अंदर शामिल हो, तो एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, ये बात तो लगभग तय है। कितना होगा इसके लिए हमको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। यानी जब तक ये माना जा सकता है कि बीजेपी को टेंटर हुक्स पे जरूर रखेंगे उसके घटक दल। नहीं, वो तो रखे हुए हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन मैं बीजेपी का इतिहास बता दूं आपको, मैं पिछले 20 साल से बीजेपी कवर कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं बीजेपी किस तरह से भस्मासुर है। जब जिसके सर पे वो हाथ रखती है और जब वो उसके सर पे हाथ रखता है तो भस्म हो जाती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, मायावती को 3-3 बार समर्थन दिया बीजेपी ने, 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया मायावती को, हर बार समर्थन दिया, मायावती छोड़ के भाग गई, हर बार समर्थन दिया, मायावती छोड़कर भाग गई। मायावती का जनाधार तो यूं चला गया, लेकिन बीजेपी का जनाधार यूं आ गया। उड़ीसा, मुझे अच्छी तरह याद है कि नवीन पटनायक के लोग मुझे फोन करते थे कि एक शॉट तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ले जाओ, उड़ीसा में लोग हमको पहचानने लगेंगे। जब उन्होंने बीजू जनता दल बनाई थी 1996 के अंदर और पहला चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने जा रहे थे, आज वही नवीन पटनायक बीजेपी के बड़े नेताओं को मिलने का टाइम नहीं देते। ये दूसरा राज्य है जहां पर बीजेपी की बैसाखियों के सहारे खड़े होकर एक राजनीतिक पार्टी ने अपना राजनीतिक वजूद बनाया। तीसरा राज्य बिहार, बिहार में लालू यादव की ऐसी तूती बोलती थी कि उसके सामने कोई भी जाने से थर्राता था, कांपता था। अगर नीतीश कुमार आज इतने बड़े नेता हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, अगर इनके पास अटल बिहारी वाजपेयी जो कि तब के प्रधानमंत्री थे और लालकृष्ण आडवाणी जो कि तब के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उनका सपोर्ट नहीं होता तो क्या नीतीश कुमार अपने बिना संगठन के बल पर बिहार के चुनाव में खड़े हो सकते थे? ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी। बाकी जगह आप लीजिए, पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, पंजाब जहां पर बीजेपी का बहुत अच्छा वोट बैंक होता था, आजकल वो एसएडी की बी टीम बनकर रह गई है। हरियाणा में एक जगह बहुत जबरदस्त जनाधार होता था, लेकिन हरियाणा में कंफ्यूजन, कभी चौटाला, कभी भजनलाल, कभी रामलाल, कभी श्यामलाल, इसके चलते बीजेपी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई है। तो बीजेपी की जो सबसे बड़ी समस्या है कि वो कब गठबंधन करे, किससे गठबंधन करे, क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो तो पूरा ट्रांसफर हो जाता है सहयोगी पार्टी की तरफ, लेकिन सहयोगी पार्टी का वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर नहीं होता है। ये सबसे बड़ी गंभीरता की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बीजेपी अब इस बात को रियलाइज करने लग गई है। इसीलिए उनको बिहार के मामले में भी कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। क्यों रखेंगे, कैसे लड़ेंगे वो लोग, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भूलिएगा मत, बिहार का सियासी इक्वेशन अगर लालू यादव के पक्ष में माई है, यानी MY, मुस्लिम एंड यादव, तो फिर जो बीजेपी है उसके पक्ष में वो बाप है, यानी ब्राह्मण और पासवान और अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इस पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन को हमने समझना होगा, हमको ये समझना होगा कि आखिरकार
किसकी क्या मजबूरी है और कौन किसके लिए जरूरी है। और एक चीज और हमें ध्यान में रखना होगा, अभी 2010 के इलेक्शन की बात कर लें तो 36 सीटें बीजेपी ने 2005 से ज्यादा जीती हैं, जबकि 27 सीटें जेडीयू ने। उसके बावजूद भी लगातार जेडीयू की ओर से आग क्यों दिखाई जाती है। और संबित पात्रा जी, सवाल बड़ा यही उठ रहा है, दीपक जी ने जिन बातों का जिक्र किया, लगातार बीजेपी बी टीम में कन्वर्ट होती हुई क्यों चली जा रही है तमाम राज्यों में? देखिए, ऐसा तो नहीं है, मगर इसमें से एक विषय जो उठ के आया है, कम से कम बीजेपी षड्यंत्रकारी टीम नहीं है, किसी के साथ षड्यंत्र नहीं करते। हमने एक बहुत बड़ी बात है, देखिए, हमने हमेशा अपने सहयोगियों को आगे बढ़ाया है। जी संबित जी संबित, मैं एक बात करता हूं, आपकी बात पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बीजेपी बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी है, लेकिन वो षड्यंत्र बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं के घर के अंदर एक दूसरों के लिए होते हैं। नहीं, अगर वो ये षड्यंत्र या अपनी इस नेगेटिव एनर्जी का पॉजिटिव इस्तेमाल देश के लिए कुछ करने में कर दें तो देश की सूरत बदल जाए। नहीं, लेकिन जो हमने दीपक जी ड्राइंग रूम में अरुण जेटली की सुषमा स्वराज की टांग कैसे काटनी है, वाजपेयी जी आडवाणी जी का नाम कैसे कटना है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या ब्रीफिंग देना है जनता दल यूनाइटेड को, दिन भर तो उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ये है। और गडकरी का नाम कैसे कटता है? मैं इस बात से बिल्कुल, दीपक जी आप बड़े भाई हैं, मगर मैं पार्टी को डिफेंड करूंगा यहाँ। नहीं, दीपक जी कहेंगे, पहले मैं अपने पार्टी के विषय को स्पष्टता से रखूं। अखिलेश जी सुन लीजिए, मुझे अपने पार्टी की सच्चाई को रखने दीजिए। नहीं, एक मिनट में भूल जाऊंगा, प्लीज एक मिनट में कहूंगा। और देश उनसे प्यार करता है, किंतु मैं उनके इस बात से कदाचित सहमत नहीं हूं कि हमारे पार्टी के बड़े नेताओं के घर में किसी प्रकार का षड्यंत्र होता है। दीपक जी, यह वह पार्टी और आपसे बेहतर कौन जानता है, एक लैम्ब्रेटा स्कूटर और एक साइकिल में लेकर ये पार्टी निकली थी, किस तरह से देश में इसने अपने संगठन को खड़ा किया है। और दीपक जी, आप मेरे से सहमत होंगे कि लोकतंत्र में, अखिलेश जी एक सेकेंड, आप सहमत होंगे कि किस प्रकार से लोकतंत्र में नामों की बाहुल्यता कभी गलत बात नहीं है। अगर बहुत ज्यादा नेता हैं और चर्चाएं होती हैं तो ये लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ प्रणाली है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है। जो भी हमारे साथ सहयोगी रहा है वो हमेशा आगे बढ़ा है, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो नवीन पटनायक हो, हर कोई आगे बढ़, बिल्कुल। तो आगे बढ़ाना अपने सहयोगियों को अपना गलत आपको तो पंगु कर दिया, आपको राजनीतिक तौर पर पंगु कर दिया इन पार्टियों ने। उड़ीसा में आज आपके क्या हालात हैं? बिल्कुल नहीं, 0 सन्नाटा है आपकी पार्टी। आपकी पार्टी के सबसे हाई प्रोफाइल महासचिव धर्मेंद्र प्रधान वहां से खुद अपना चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए, और वहां से खड़ा भी नहीं होना चाहते। बलि चढ़ाते हैं दीपक जी, इकलौती राष्ट्रीय पार्टी जनता पार्टी अपने साथियों के मोहब्बत में अपनी बलि चढ़ाती है, भारतीय परंपरा का निर्वाह करती है। इसका मोहब्बत पक्का होता है, भले बाकी साथी इनसे मोहब्बत करे या न करे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देखिए, आज सबसे बड़ा विपक्षीय दल है भारतीय जनता पार्टी, और ये अखिलेश जी मान रहे हैं कि 2014 में हमारी सरकार आने वाली है। जिसमें गाना हो हुस्न हाजिर है मोहब्बत की कसम खाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। बिल्कुल, ये गाना जरूर भेंट कर दीजिएगा। लैला मजनू ही नहीं, सीरी फरहाद को भी लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों के लिए उसके मोहब्बत में अपनी कुर्बानी करती ही रही है। और आपकी बात से भी ध्वनि निकलती है कि कहीं बिहार भी उड़ीसा संस्करण साबित न हो जाए आने वाले समय में, क्योंकि ये बात सही है। मेरी भी जो जानकारी है कि नीतीश जी, भले आज नीरज जी जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी का नाम लेके जनता दल यू के नेता सार्वजनिक बयान देने लगे तो हम लोगों के मित्र शरद जी को सामने आना पड़ा कि भैया इस प्रकार का बयान मत करो, और तब उसके बाद भाषा बदली है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्र है आपसी की लड़ाई, वो भी जनता दल के माध्यम से प्रतिध्वनित हो रही है। अखिलेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, हम लोग भी हैं, अखिलेश जी बोलेंगे। बहुत कम है, 2 मिनट का बचा। मैं दीपक जी से कुछ कहना चाहता, झेलते हैं। अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं दीपक जी से कुछ कहना चाह रहा हूं कि दीपक जी ने कुछ बताया, उसमें हमारे भाजपा के साथी संपत महापात्रा जी को एक किरण देखी, बाद में उस किरण को भी दीपक जी ने काउंटर कर दिया। तो कुछ तो उम्मीद दिखी थी उनको, आपने उस पर भी ना उम्मीद कर दी। दीपक जी, ये अच्छा काम नहीं है, उनका कुछ तो हौसला रहा है, विपक्ष को रहना चाहिए। बीजेपी ठीक है, कहीं कहीं खत्म हुए हैं, पिछले बार 46 सीटें कम हुई, 46 सीटें इस बार भी कम हो जाएंगी तो दहाई में आ जाएंगे, और दहाई में उनको आना है, और धीरे धीरे सबको अलग होना है। खुशफहमी में रहिए, बस थोड़े दिन के मेहमान हैं,
और थोड़े दिन के बाद क्या होने वाला है 2014 में, आप भी उत्सुक है जानने के लिए कि कौन प्रधानमंत्री बन रहा है एनडीए की तरफ से। प्रधानमंत्री हमारा ही होगा। मैंने आपको इतना टोका, लेकिन आप अपना बीजेपी का स्वभाव नहीं बदल पाए बीच में बोलने का। मैंने कहा ना बार बार कि जब ये जब पछाड़ तो हम बीच में ही बोलेंगे, देश को बीच में बचाना पड़ेगा। मैंने जितने बार बोला उतने बार मैंने आपको टोका कि कुछ आप अपना स्वभाव बदलें, कुछ अपना स्वभाव बदले, लेकिन आपने अपना स्वभाव नहीं बदला बीच में टोका टोकी करने का। विकास झा जी भी बहुत देर से सुन रहे हैं, क्योंकि वक्त की कमी है। एक छोटी सी टिप्पणी विकास जी आपसे हम जानना चाहेंगे। अखिलेश जी देखिए चित्रा, ऐसा है कि जदयू ने बहुत इंटरेस्टिंग है कि जदयू ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले दो फादरणीय पर्सनालिटी का नाम पेश कर दिया है, माननीय आडवाणी जी और माननीय जोशी जी का। और अब जैसी कि खबर आ रही है कि 6-7 महीने की मोहलत भी दे दी है। तो एक बात है कि जदयू के नेतागण भाजपा को पूरी तरह इस बीच में थकाने की कोशिश रहे हैं, और उसमें हो सकता है 6-7 महीने बाद जदयू ये पेश करे कि हाँ साहब सुषमा स्वराज का भी नाम इसमें शामिल कर लिया जाए। तो फिलहाल जदयू इस कोशिश में है कि बीजेपी में ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार खड़े हो जाए, ताकि बीजेपी के भीतर अपने घर में जमकर घमासान हो जाए और उसके बाद की राजनीति देखी जाएगी। लेकिन एक बात चित्रा, हरदम ये गौर करने बात है कि बीजेपी भी इस बार चुप नहीं बैठेगी। बिल्कुल ऑफेंसिव मूड में बीजेपी आने को दिखती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जो हमारा नरेंद्र मोदी ये जो पत्ता है तुरुप का, ये शायद हमारे लिए बीजेपी के फिर से वो जो कहते हैं फिनिक्स पक्षी की तरह राख से उठने का, फिर से जिंदा होने का, ये बीजेपी को शायद दिखाई हर जगह क्या नरेंद्र मोदी के बीच में खिला पाएगी बीजेपी? मुझे क्षमा करेंगे, मैं बीच में बोलने जा रहा हूँ। अखिलेश जी, चूंकि वक्त की कमी है इस वजह से आपको रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया नीरज कुमार जी आपका, अखिलेश प्रताप सिंह आपका, दीपक जी आपका, संबित पात्रा आप भी हमारे साथ जुड़े, अवधेश जी और मनीष, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। विकास झा जी भी हमारे साथ लगातार पटना स्टूडियो से बने हुए थे, सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सवाल बड़ा यही उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर आर पार की लड़ाई में इस वक्त आ चुकी है जेडीयू, या फिर इस राष्ट्रीय अधिवेशन से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कुछ और निकलता है? इस पर रहेगी हमारी नजर। हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और फौरन हाजिर होंगे लेकर तेज रफ्तार खबरें। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।